आज की क्लास में हम देखेंगे एम.एन. श्रीनिवास को, मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास, है ना? ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं ये, और ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो हमारे जीएस घुरे साहब हैं, उनके अंडर में रह के इन्होंने अपना रिसर्च किया, ठीक है? तो जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं, जीएस घुरे साहब, जिन्होंने कास्टिज़्म पे बुक लिखा, कांसेप्ट दिया, कास्ट और ट्राइब्स के बीच में क्या रिलेशन है उन्होंने दिया कि ट्राइब हैं, ट्राइब्स के बाद हमें सेमी ट्राइब बनते हैं, सेमी ट्राइब के बाद हमें लोअर कास्ट बनते हैं, फिर वो अपर कास्ट बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन, है ना? संस्कृतिकरण के प्रोसेस में वो बनते हैं। फिर उन्होंने जीएस घुरे साहब ने किनशिप का कंसेप्ट दिया, मैरिज का दिया, फैमिली का दिया कि किनशिप, मैरिज और फैमिली क्या वो क्या है, बैकबोन है किसके, हमारे भारतीय समाज के। जीएस घुरे साहब ने रिलीजन और कल्चर पे भी दिया, ठीक है, कि हमारे जो संत हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान है, जो हमारी परंपरा है उसकी इंडियन सोसाइटी में क्या योगदान है, हमारे जो अनुष्ठान हैं, रिचुअल्स हैं, उसकी क्या महत्व है ना? और इनकी जो मेथोडोलॉजी थी, यानी क्रिया प्रणाली थी, वो कहीं न कहीं हमारी जो इंडोलॉजिकल अप्रोच था, यानी कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जो हमारे टेक्स्ट हैं, रिलीजियस बुक हैं, है ना? एपिक यानी कि महाकाव्य हैं, उससे हम भारतीय समाज को समझाने का कोशिश इन्होंने किया, ठीक है? और इन्होंने जो ट्राइब्स हैं, ठीक है? ट्राइब्स को इन्होंने कहा कि वो बैकवर्ड हिंदू हैं, ठीक है? तो उन्हीं के शिष्य कह सकते हैं आप, उन्हीं के शिष्य रहे हैं हमारे मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, ठीक है? ये मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, इनका जो मोस्ट फेमस जो कांसेप्ट है वो है संस्कृताइजेशन का। इनको संस्कृताइजेशन का कहीं भी यदि क्वेश्चन दिखाई पड़े आपको, जहाँ भी संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिखाई पड़े, सीधे आपको श्रीनिवास पे क्लिक करना होगा, आपके दिमाग में ये आने चाहिए, है ना? इन्होंने संस्कृताइजेशन को समझाया है, उसको देखेंगे। वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है? उसका भी देखेंगे, है ना? कंसेप्ट। फिर इन्होंने डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्वशाली या प्रधान जो जाति बने हैं, है ना? उनका क्या कंसेप्ट है, उनको भी देखेंगे। विलेज स्टडीज ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि बस कुर्सी पे बैठ के हम किसी चीज का एनालिसिस नहीं कर सकते, कंसेप्ट नहीं दे सकते, बल्कि हमको फील्ड में जाके, क्षेत्र में जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के तौर पे हमें देखना होगा, समझना होगा और कंसेप्ट देना होगा। और इन्होंने जो कर्नाटका का रामपुरा जो गांव है उसमें जाके इन्होंने स्टडी किया, वहीं से ये विलेज स्टडी का यानी ग्रामीण अध्ययन का कंसेप्ट इन्होंने प्रतिपादित किया। फिर देखेंगे हम सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता है क्या। तो ये कहते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है ये बहुत स्लो होती है, इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। और किससे होता है ये जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी है, ये हमारा संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण यानी कि संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के हेल्प से ये हमारा मोबिलिटी होती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ये जो हमारे ग्रंथ आधारित समाजशास्त्र हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो इनके गुरु हैं आप जीएस घुरे साहब, वो ग्रंथ पे आधारित समाजशास्त्र की व्याख्या करते हैं। ये इनके शिष्य घुरे साहब के शिष्य हैं ये श्रीनिवास, ये उस उन्हीं का क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, आप ग्रंथ आधारित मत कीजिए, बल्कि फील्ड में जाइए और समाज को देखिए, उसके अनुसार आप अपना कंसेप्ट दीजिए, ठीक है। इनके सारे कंसेप्ट समझाने के साथ साथ मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पीवाईक्यू एमसीक्यू है, जो यूजीसी नेट और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरी क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिससे हिंदी माध्यम के छात्र और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट समझने में कोई समस्या ना हो, वो उसे आसानी से समझ सकें। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जितने भी स्टेट हैं उनके द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम एन श्रीनिवास के बेस्ड ऑन, उनको मैं सॉल्व कराने का और समझाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ ये हमारी क्लास जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ। ठीक, 1916 में हुआ और 1999 यानी कि जैसे 2000 आने वाला था तो 1999 में इनका देहांत हो गया। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये हमारे जो प्रमुख हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, ही शिफ्टेड इंडियन सोशियोलॉजी फ्रॉम और टू, यानी कहाँ से, इन्होंने जो टेक्सुअल इंडोलॉजिकल अप्रोच था, जैसे इनके गुरु जीएस घुरे साहब ने भी इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनाया था, वहां से शिफ्ट करके ये फील्ड बेस्ड एम्पिरिकल सोशियोलॉजी किए थे, है ना। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जीएस घुरे साहब हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि टेक्स्ट पे अपना इंडोलॉजिकल अप्रोच लेके चले थे, वो जो हमारे ग्रंथ है उस पे लेके चल रहे थे वो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो भारतीय समाज शास्त्र की अध्ययन है वो हमारा ग्रंथ पे आधारित नहीं, बल्कि क्षेत्र में जाके और जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तथ्य जो इकट्ठा करेंगे, उसके आधार पे हम भारतीय समाज को समझेंगे। ठीक है, और उसी को इन्होंने कंसेप्ट दिया और इन्होंने शिफ्ट कराया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हिज स्टडीज फोकस्ड ऑन, और इनका जो अध्ययन का क्षेत्र था, है ना, वो भारतीय जो समाज थी, भारतीय समाज में इनका जो क्षेत्र था स्टडी करने का, अध्ययन करने का था, वो था हमारा कास्ट यानी कि जाति, विलेज स्टडीज, ठीक है, यानी कि ग्रामीण जो हमारा समाज है उसको स्टडी करना, है ना, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, यानी कि भारतीय समाज में जाति, ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन पे इन्होंने जोर दिया। ठीक, इनका जो कंसेप्ट है उसको हम अब देखेंगे। ठीक है, इनका जो कंसेप्ट है सबसे पहले आता है, जब एम एन श्रीनिवास की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई कंसेप्ट आता है तो वो आता है संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण है क्या? संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच अ लोअर कास्ट adopts the rituals, customs, ideology, lifestyle of upper caste to improve इट्स सोशल स्टेटस, है ना। यानी कि संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों की जीवन शैली, संस्कार और धार्मिक प्रथाएं अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती है। ठीक है, ये स्पेशली ब्राह्मण्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जो हमारे लोअर कास्ट है ना, वो क्या करेंगे कि अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, यानी कि वो मांस मछली खाना छोड़ेंगे और फलाहार और सब्जी आहार के साइड वो मूव करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो जनेऊ होता है उसको वो पहनना शुरू किए, है ना, करते हैं, और परफॉर्मिंग हिंदू रिचुअल्स, और जो हिंदू का जो रीति रिवाज है जैसे यज्ञ पूजा करना, ये सब यदि लोअर कास्ट जो है यदि वो शुरू करती है, एडॉप्ट करती है, ठीक है, कॉपी करती है ब्राह्मणिज्म का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यूपी और बिहार में जो यादव कम्युनिटी है, वो उन्होंने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन सोशल मोबिलिटी लेके आए। यानी कि इन्होंने, यादव जो यूपी बिहार के यादव हैं, इन्होंने ब्राह्मण के जो नियम हैं, ठीक है, जो धर्म जिस तरह चलाते हैं, वो जिस तरीके से आचरण करते हैं, जिस तरीके से पूजा पद्धति करते हैं, है ना, उन तरीकों को उन्होंने कॉपी किया यादव ने, है ना, और अपने को प्रभुत्वशाली बनाए वो। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये था आपका संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्यकरण। तो जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, तो हम वेस्टर्नाइजेशन यानी कि इंडिया के वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में, इंडिया के पश्चिम में क्या है आपका? इंग्लैंड है, यूरोप है, यूएसए है। तो इन सब देशों का जो कल्चर है उसको यदि इंडिया में कॉपी करना हम शुरू करेंगे तो वही हमारा वेस्टर्नाइजेशन कहलाएगा, सिंपल। यानी कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या इन्फ्लुएंस ऑफ? वेस्टर्न वैल्यू, यानी कि इंडिया के वेस्ट में जो है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, उनके जो वैल्यू हैं उनको, उनका प्रभाव, जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया, एजुकेशन का आ गया, डेमोक्रेसी के आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया। तो जो इनका इंस्टीट्यूशंस है उसका, टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना, और एजुकेशन,
इन सब का प्रभाव जब इंडियन सोसाइटी पे पड़ता है तो उसी को हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये होता है, सिंपल आप समझिए, कि भारतीय समाज पर, है ना, भारतीय समाज पर पश्चिमी मूल्य, संस्था, तकनीक, शिक्षा का प्रभाव। ओके, यही एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यूज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में है। इंडिया में पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं आए, तो ब्रिटिश नहीं आए तो उससे पहले इंग्लिश हमारा नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तब हम इंग्लिश बोलना शुरू किए। और आज देखिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, आज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। आज के जो भी आप मोबाइल आप लेंगे, तो आप इंग्लिश में ही सब कुछ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए हैं आप, है ना। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन है। मॉडर्न लॉ, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ, समय के अनुसार, ठीक है, अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, तो वो हमारा मॉडर्न लॉ क्या है आपका, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन ही है। डेमोक्रेसी, इंडिया में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, राजा हुआ करते थे, राजा वंशानुगत चलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कहाँ से आया, वेस्टर्न से आया, वेस्टर्नाइजेशन ही है। और जो साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है, साइंटिफिक आउटलुक भी देखिए, हम तो बात करते हैं कि हम बहुत साइंस में एडवांस थे, लेकिन रियलिस्टिक ये है कि हम साइंस में उतना एडवांस नहीं थे, है ना। आज जो भी रिसर्च हुए हैं, ठीक है, वो सब देखिए इंडियन रिसर्चर बहुत कम उसमें रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन का उन पे इम्पैक्ट ज्यादा रहा है। ये फैक्ट है, इमोशनली हर चीज बातें नहीं होती। ओके, तो ये हमारा, ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये हमारा वेस्टर्नाइजेशन से आ रहा है। ओके, ठीक है। अब देखिए, इनका तीसरा कंसेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, यानी कि प्रभुत्वशाली जाति क्या है। आप जनरली किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि डोमिनेंट कास्ट है वो, है ना। तो डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये नहीं कि हायरार्की ऑर्डर में जो सबसे ऊपर है ना, जो रिचुअल्स मैनर में सबसे ऊपर है, वही हमारा डोमिनेंट कास्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं, आप वर्णानुसार देखेंगे तो सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, ठीक है, फिर हमारा क्षत्रिय आएंगे, फिर हमारा वैश्य आएंगे, फिर हमारा शूद्र आएंगे, ये। तो इस तरह आप देखेंगे तो ब्राह्मण सबसे डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, लेकिन किसका, क्षत्रिय का कि वैश्य का, ये किसका। तो आप देखेंगे कि शूद्र के लिए डोमिनेट कास्ट वैश्य हो गया, वैश्य के लिए क्षत्रिय हो गया, और क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण हो गया। ये वर्णानुक्रम में हमारा चलता है, ठीक है। लेकिन एमएन श्रीनिवास कहते हैं, जो स्टडी करते हैं वो, अब वो कहते हैं कि डोमिनेंट जो कास्ट होता है, वो एक कास्ट ऐसा है जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि नंबर में अधिक प्रभुत्वशाली जाति वह होती है जिनके पास नंबर न्यूमेरिकल अधिक संख्या में हो, है ना, जिनके पास जमीन अधिक हो, है ना, जमीन अधिक होगी, इकोनॉमिक पावर जमीन से बनेगा, बनेगा। भाई खेती करेंगे तो जो फसल आएगा, फसल को बेचेंगे तो बेच के जो पैसा आएगा, वो कहीं ना आपका, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर को बढ़ाएगा, आर्थिक शक्ति को बढ़ाएगी आपकी, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति भी, और एरिया डोमिनेंस, यानी कि उस एरिया का क्या डोमिनेंस है वो भी, और लोकल प्रेस्टीज, यानी कि आपका प्रभुत्व कितना है, आपका महत्व कितना है ना। तो ये जो चीजें सब जिसके पास रहेगी, वो उस विलेज और उस गांव के और उस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व रहेगा, और वही हमारा प्रभुत्वशाली जाति कहलाएगा, ठीक है। यानी कि प्रभुत्वशाली जाति वह होती है जिनके पास अधिक संख्या हो, या जिनके पास अधिक जमीन हो, या जिनके पास राजनीतिक शक्ति हो, या जिनके पास एरिया डोमिनेंस ज्यादा हो, या उनका लोकल जो उस जाति का महत्व बहुत ज्यादा हो, है ना। तो उस गांव में या रीजन में या क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे डोमिनेंट कास्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि हरियाणा में देखेंगे, जाट, जो जाट है हरियाणा में, वो हमारे डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्वशाली हमारी जाति है। क्यों, हमारे ब्राह्मण क्यों नहीं है, ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि उनकी संख्या वहाँ पे अधिक नहीं है, खेती बाड़ी उनके पास उतना अधिक नहीं है, सत्ता में ज्यादा वो वहाँ पे नहीं है, हावी नहीं है ना। तो वहाँ पे जाट है, जाट के पास ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर में जाट है, इनके पास जमीन बहुत ज्यादा है हरियाणा में, सत्ता में भी यही रह रहे हैं, है ना। और इनका अपने एरिया में एक प्रभुत्व है, वो जो कहते हैं उस एरिया में होता है। तो ये हमारे जाट क्या हो गए, डोमिनेंट कास्ट हो गए। वहीं पे देखेंगे यादव को, यूपी और बिहार में देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की, यादव हैं, उनकी गवर्नमेंट चली है, सीएम रहे हैं, उनके पिता स्वर्गीय श्री भी हमारे सीएम रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, माननीय लालू यादव जी सीएम रहे हैं, उनके बेटे सीएम, डिप्टी सीएम रहे हैं, ठीक है। तो ये यादव जो हैं, ये क्या है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, इनके पास जमीन है, खेती बाड़ी है, राजनीतिक सत्ता इनके पास है ना, और एरिया में इनका प्रभुत्व है, इसलिए ये हमारे डोमिनेंट कास्ट कहलाते हैं। सिंपल। और डोमिनेंट कास्ट कोई फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है
कि यादव एक क्षेत्र में डोमिनेंट कास्ट हो गए। आप देखेंगे कोई गांव ऐसा है कि वहां पे चमार जो जाति है वो भी बहुत डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्वशाली जाति बन गई है। कहीं कहीं देखेंगे कि जो गोंड होते हैं वो प्रभुत्वशाली बन गए हैं। कहीं देखेंगे कि जो कुम्हार प्रजापति होते हैं वो प्रभुत्वशाली समाज बन गए, जाति बन गई है। ठीक है, तो वो वेरी करता है। ओके, इनके अनुसार, एम एन श्रीनिवासन के अनुसार, इन्होंने जो टेक्स्ट होते हैं यानी ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ पे इन्होंने फोकस नहीं किया। इन्होंने ग्रंथ से हटा के जो फील्ड स्टडीज है उस पर उन्होंने फोकस किया। तो उसी के तहत ये हमारा विलेज स्टडीज करते हैं, यानी कि ग्रामीण अध्ययन करते हैं। और ग्रामीण अध्ययन करने में ये देखिए क्या करते हैं, ही एम्फेसाइज्ड द स्टडी ऑफ इंडियन विलेज टू अंडरस्टैंड। ये हमारे ग्रामीण का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? समझने के लिए। क्या समझने के लिए? द रियल फंक्शनिंग ऑफ कास्ट, रिलीजन और पावर, यानी कि धर्म, जाति और सत्ता का वास्तविक फंक्शन क्या है ना, उसको समझने के लिए एक गांव का स्टडी करते हैं। ठीक है, हर चीज का फंक्शन होता है, हर चीज का कार्य होता है, हर चीज का महत्व होता है। तो इसी प्रकार जाति, धर्म और सत्ता का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इन सभी को समझने के लिए ये कहाँ गए? गांव में गए और उसका स्टडी किए। ठीक है, इस फेमस स्टडी, इनका फेमस स्टडी है, उसका नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। यानी साउथ इंडिया यानी कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटका में। और कर्नाटका में एक गांव है रामपुरा विलेज, है ना, उसमें जाते हैं, स्टडी करते हैं। और ये रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ द साउथ इंडिया, उसमें ये देखते हैं कि कास्ट, रिलीजन एंड पावर का क्या इन्फ्लुएंस है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि विलेज जो है, जो गांव है, वो क्या है? माइक्रो माइक्रोकोस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज का गांव जो है वो लघु इकाई है। यानी कि भारतीय समाज की लघु इकाई क्या है? गांव है। ठीक है, और जो गुरगा में है, अब जो दूसरी बात, जो गुरगा में इन्होंने स्टडी किया, तो गुरगा में क्या था? गुरगा में दो वर्ड इन्होंने फोकस किया है, एक मादी और एक पोले। मादी का मतलब हमारे पवित्रता, और पोले का मतलब अपवित्रता। और उसमें जो कोडवा पीपल थे, कोडवा 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 जो पीपल थे, उनको ही उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, हिज फेमस फील्ड स्टडी वाज रामपुरा विलेज, कर्नाटका में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, इसको याद रखिएगा। कर्नाटका में एक रामपुरा विलेज है, उसको स्टडी एम एन श्रीनिवासन साहब ने किया था। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? एम एन श्रीनिवास का जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा कास्ट रिलेशन, यानी कि जातीय संबंध, इंटरकास्ट कोऑपरेशन, यानी कि पारस्परिक जो निर्भरता होती है उसको भी इन्होंने बताया है। और पावर स्ट्रक्चर इन विलेज, यानी कि ग्रामीण सत्ता संरचना क्या होती है, इसको भी इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। और ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि ये कहते हैं कि जो भी एक साउथ का कोई भी इंडियन गांव है, यानी कि दक्षिण भारत का गांव जो है, वो क्या करता है? वो दिखाता है, स्पष्ट दिखाता है। दक्षिण भारत का एक गांव स्पष्ट दिखाता है, क्या दिखाता है स्पष्ट? यानी कि कास्ट हायरार्की। ठीक है, यानी कि जाति वर्णानुक्रम क्या है उसको दिखाता है। रिचुअल्स, अनुष्ठान क्या है उसको दिखाता है। लैंड रिलेशन, यानी कि जो भूमि है, भूमि का संबंध क्या है लोगों के साथ, वो दिखाता है। अब पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक प्रभुत्व जो है उसको भी दिखाता है इन एवरीडे लाइफ। ये कहते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में, है ना, हमारे कास्ट सिस्टम क्या है, अनुष्ठान क्या है, जमीन का संबंध क्या है, और सत्ता का प्रभुत्व क्या है ना, उस समझने के लिए आप साउथ इंडिया जाइए। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का एक एक गांव में आपको ये सब सारे कंसेप्ट दिखाई पड़ेंगे। ये कौन बोलते हैं? एम एन श्रीनिवासन। ठीक है, ये कहते हैं, नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी को इन्होंने, सामाजिक गतिशीलता को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसमें इन्होंने बताया है कि संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है। समझाऊंगा अब। ही एक्सप्लेन्ड दैट सोशल मोबिलिटी इन इंडिया इज स्लो एंड कलेक्टिव। ठीक है, मेनली थ्रू संस्कृताइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता धीमी और सामूहिक होती है, जो मुख्यतः संस्कृति संस्कृतिकरण और राजनीति के माध्यम से होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो आप समझ लिए कि सोशल मोबिलिटी यही है कि भारत की जो सामाजिक गतिशीलता है, मोबिलिटी बहुत स्लो है
है ना? और सामूहिक तौर पे होती है। एक आदमी चाहे तो उससे नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। और ये किसके थ्रू होगा मोबिलिटी? संस्कृताइज़ेशन के माध्यम से होगा, संस्कृतिकरण के माध्यम से होगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करने से होगा, और जो हमारा वेस्टर्नाइज़ेशन है उसके माध्यम से होगा। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा मैं। जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा संस्कृताइज़ेशन है ना? तो संस्कृताइज़ेशन में क्या है कि यूपी, बिहार की जो यादव यानी कि जो ओबीसी में आते हैं, गाँव में ना, यूपी, बिहार में, यूपी, बिहार के जो गाँव में, उसमें ये यादव बिरादरी ना पहले अपने आप को नीचा समझते थे, ठीक है? पर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया ना कि अपना नाम अहिर से यादव कर लिया, ठीक है? फिर शराब और मीट खाना छोड़ दिया, है ना? फिर पूजा-पाठ और ब्राह्मण की तरह संस्कार स्वीकारना शुरू किया, अपना लिए ये। जनेऊ भी पहनने लगे, है ना? और अपने आप को कृष्ण का वंशज बताने लगे। और ये सब कब हुआ? जब हमारा त्रिवेणी आंदोलन, त्रिवेणी संघ वो लोग बनाए थे वहाँ पे बिहार में, तो उससे उसका भी ये इम्पैक्ट पड़ा इन पे। तो जब ये अपना नाम अहिर से यादव कर लिए, शराब पीना और मीट खाना छोड़ दिए, पूजा-पाठ और ब्राह्मण की तरह रहना और संस्कार अपनाना शुरू किए, जनेऊ पहनने लगे और अपने को कृष्ण का वंशज बताने लगे, तो इससे क्या हो गया कि ये जो चीज़ें ये कर रहे थे, तो ये एक प्रोसेस था, और ये प्रोसेस स्लो चला, और इन्हीं प्रोसेस से इनकी सामाजिक स्थिति यानी कि सोशल स्टेटस जो है उनका बढ़ा, और उन्हें गाँव में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना मिलना शुरू हो गया, और यही सोशल में मिलना शुरू हो गया, और ये इसी से हमारी जो सोशल मोबिलिटी हुई, वो संस्कृताइजेशन से हुई। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो संस्कृताइजेशन क्या है? यानी कि यादव बिरादरी ने आपको अच्छे से उस कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि आप, पंचायत का इलेक्शन है ना? उसमें रिजर्व सीटें होती हैं, अनरिजर्व सीटें होती हैं, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। प्रधानी आपको लड़ना है, तो जो प्रधान लड़ेगा वो हर बिरादरी से कॉन्टैक्ट बनाएगा, ठीक है? एमपी बनना है तो आपको बनाना पड़ेगा, एमएलए बनना है तो आपको पब्लिक रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। तो उनमें जो जिसकी जितनी संख्या रहेगी, या जिसके पास जितनी पैसा रहेगा, जिसका जितना पावर रहेगा, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेगा। तो देखेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में यदि सुरक्षित सीटें हो जाती हैं और एक गरीब एससी कैंडिडेट लड़ता है और नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, ठीक है? तो उसका प्रभुत्व बन जाता है, तो सोशल मोबिलिटी भी उसमें आ जाती है, ठीक है? तीसरा है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से भी सोशल मोबिलिटी आती है, सामाजिक गतिशीलता आती है। इसका एग्जाम्पल मैं लूँ बताऊँगा आपको, जैसे दलित हो गए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश क्या आप इंडिया में देखेंगे मेनली, तो 2 वर्ग ऐसा है कि जिन्होंने संघर्ष किया, रियल में। सबसे पहले तो एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बुक आई है जाति, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें भी वो लिखते हैं कि गाज़ीपुर का घामर एक गाँव है, जोगा, जोगा करके गाँव है, यहाँ पे 3 अ, राम करके लोग हैं जो चमार जाति से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने बसपा के मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया, उस किताब में मेंशन है। तो जो ओबीसी को जगाने का काम किसने किया? दलित ने किया, ठीक है? और ओबीसी धर्म के करीब रहे, ठीक है? तो ओबीसी धर्म के करीब रहे तो उन्होंने ब्राह्मण का यानी धर्म ब्राह्मण का, उसको संस्कृतिकरण करके अपने को प्रभुत्व बनाने की कोशिश की और बनाए। जबकि दलित जो हैं, वो धर्म के विरोध रहे। ठीक है? हिंदुइज़्म के विरोध रहे, ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ रहे, जैसे पेरियार साहब हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो दूसरा धर्म ही अपना लिया, यहाँ तक कि उन्होंने इतना विरोध किया। तो दलित ने क्या किया कि संस्कृताइजेशन तो कर नहीं सकता, तो दलित क्या करेगा? उसने वेस्टर्नाइजेशन किया, जो अंग्रेज हम यहाँ पे आए, है ना? तो जो कंसेप्ट दिया, तो उससे उन्होंने क्या किया ना कि वेस्टर्नाइजेशन में जो वेस्टर्न का जो कल्चर था, जो वैल्यू था, उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करना, ठीक है? सही से रहना, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, देखिए धर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। डॉक्टर, इंजीनियर, इंटेलेक्चुअल, सोशियोलॉजिस्ट, ये सब इन्होंने बनना शुरू किया। इनके पास ज़मीन नहीं थी, है ना? लेकिन वेस्टर्नाइज़ेशन के माध्यम से आज देखेंगे दलित कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए या कहीं भी देखिए, तो कंपैरेटिवली एससी में जो दलित हैं, विशेषकर जो चमार, उनकी संख्या अधिक है। ओबीसी में हमारे यादव हैं, इनकी संख्या अधिक है। यानी कि संस्कृताइजेशन में यादव ने सबसे अधिक रोल प्ले किया, और वेस्टर्नाइजेशन में दलित ने हमारा रोल प्ले किया। और आप यही दलित देखेंगे कि यही दलित मोस्टली, एक सर्वे आया है, रिपोर्ट आया है कि सबसे अधिक बुद्धिज्म बुद्धिज्म कोई अपनाया है तो दलित है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी कोई अपनाया है तो वो दलित है। जो कि ये बुद्धिज्म जो है एक क्षत्रिय, बुद्धा क्या थे? क्षत्रिय थे, राजा थे। तो क्षत्रिय समाज इसको बुद्धिज्म को नहीं एक्सेप्ट किया उतना जितना दलित ने। क्यों?
क्योंकि इन द रिएक्शन ऑफ द ब्राह्मणिज्म, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी, ये सब हमारे दलित बनते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन हमारे इन्होंने किया और उस माध्यम से ये ग्रो किए। तो यहाँ जो इन्होंने एम.एन. श्रीनिवासन ने सोशल मोबिलिटी का जो कंसेप्ट दिया, ठीक है, कि सोशल मोबिलिटी हमारी धीरे-धीरे होती है और सामूहिक होती है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। और इन्होंने जो बताया कि संस्कृताइजेशन के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से और वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से, ये भी बिल्कुल सही है और ये एग्ज़ाम्पल से इसको आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आज भी इनका रिलेवेंस है, ठीक है? ओके। अब देखेंगे हम सेकुलराइजेशन, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, उसमें हम सेकुलर वर्ड ऐड किए, है ना? धर्मनिरपेक्षता का हमने ऐड किया। ओके। जो सेकुलर, जिसको हमारी बीजेपी गवर्नमेंट अभी विरोध करती है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था उसमें सेकुलरिज्म नहीं था, उसको हटा देना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, डिबेट। अब आप समझिए कि सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म ये है कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि राज्य को किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी धर्म के प्रति न्यूट्रल रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हमारा अर्थ है सेकुलरिज्म का। लेकिन एम एन श्रीनिवासन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में समझाते हैं और कहते हैं कि जो हमारा सेकुलराइजेशन है वो क्या है, किस रूप में है, एज अ डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का जो प्रभाव है उसमें क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ, कमी हुई है। यानी कि धर्म का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा था, सेकुलराइजेशन आने से धर्म का प्रभाव बहुत कम हुआ है। कहाँ-कहाँ कम हुआ है? पब्लिक में, यानी कि सार्वजनिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल लाइफ में, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल लाइफ है और पब्लिक लाइफ है, उसमें धर्म का महत्व कम हुआ है। दो नॉट इन कंप्लीट डिसअपीयरेंस, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म का प्रभाव कम हो गया। ये कहे हैं कि धर्म का प्रभाव अभी भी समाज में है, लेकिन सेकुलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षता के आने के बाद हमारा जो इंस्टीट्यूशनल, जो संस्थागत जिंदगी है और जो सार्वजनिक जिंदगी है, उसमें धर्म का महत्व कम हुआ है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है? मतलब जैसे फैमिली हो गई, ये हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया। यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे आप, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे, तो देखेंगे जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड ऐड हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे, तो जो अच्छे पढ़ाई लिखाई करके पहुँचते हैं प्रशासन में, तो वो हमारा सेकुलर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं। सभी समान, सभी धर्म को समान मानते हैं वो, और सभी के प्रति न्यूट्रल रहते हैं वो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी देखिए, जेएनयू देखिए, मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको देख लीजिए, तो उन सबों में क्या है कि आपका सेकुलराइजेशन प्रमोट हो रहा है। ओके। फैमिली में भी देखिए, आजकल क्या है कि आजकल जनरली आपको मिलता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही है ना? तो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चेंज हो रहे हैं भाई ना। ओके। तो इनका सेकुलराइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सभी धर्म को मानना। इनका सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट बस ये है कि जो भी धर्म का प्रभाव है वो हमारा सार्वजनिक जीवन और संस्थागत जीवन में कम हुआ है, धर्म का महत्व, ठीक है, बस। ओके। नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ बुक व्यू सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि ग्रंथ आधारित समाज शास्त्र की आलोचना। ये क्योंकि अपने गुरु का भी विरोध करते हैं ये, और ऐसा ही होता है। देखेंगे आप, श्रीनिवास क्रिटिसाइज्ड इंडोलॉजिकल स्कॉलर्स फॉर रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट, इग्नोरिंग लिविंग सोशल रियलिटीज, ठीक है। इनको आप देखेंगे, इन्होंने केवल शास्त्रों पर आधारित समाज शास्त्र की आलोचना की और प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन पे जोर दिया। इन्होंने क्या किया कि शास्त्रों पे आधारित जो समाज शास्त्र है उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो क्षेत्रीय अध्ययन था, है ना, जो हमारा लोकल सोशल रियलिटीज है, उसको इन्होंने फोकस किया। ओके, ठीक है। इनके बुक्स हैं, एम एन श्रीनिवासन के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं, है ना, उनको आप देखिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये पूछता है कि ये किताब कब कब आई, उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी बुक आई रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग ग्रुप्स, है ना, यानी कि रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग ग्रुप्स। ग्रुप का मतलब क्या है, जो गुरगा थे, ठीक है, जिसमें हमारा कोडवा लोगों के बारे में बताया गया है ना, तो उसको इन्होंने 1952 में पब्लिश किया, ठीक है। इंडियाज विलेज, यानी कि भारत का गांव जो है, 1955 में। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, है ना, आधुनिक भारत में जाति क्या है, 1962 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन क्या है, 1966 में इन्होंने किया। द रिमेम्बर्ड विलेज,
यानी कि जो याद है गाँव, जो यादगार जो गाँव है, इसी में, इसी रिमेम्बर्ड विलेज में ही रामपुरा विलेज के बारे में ये बताते हैं। ठीक है? ओके। कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृताइजेशन में कोहेसिव रोल क्या है, इसको 1989 में पब्लिश हुआ। और लास्ट में इन्होंने किया ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि क्रांति में इनका लिविंग का क्या है, उसको 1992 में ये चीजें पब्लिश हुई। अब देखेंगे कि जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो जब ये पूछे, कभी कभी पूछेगा कि संस्कृताइजेशन, जो हमारा संस्कृताइजेशन ऑफ एम एन श्रीनिवासन का है, वो कंसेप्ट किस बुक में लिया गया है, तो आप करेंगे कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, फिर पूछ देगा कि चलिए वेस्टर्नाइजेशन किस बुक में है। ठीक है, जो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है एम एन श्रीनिवासन ने किस बुक से लिया गया है, तो उस बुक का सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मेंशन है। और रिमेंबर्ड विलेज में देखेंगे तो जो हमारा रामपुरा, रामपुरा विलेज है कर्नाटका का, है ना, वो मेंशन है। ठीक, ये आपके बुक्स हो गए और ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा। ओके, अब देखेंगे, अब हम देखेंगे कंसेप्ट समझने के बाद वन लाइनर नोट्स, जैसा कि आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताया था। समझते हैं। श्रीनिवास, यानी कि एम एन श्रीनिवास इज नोन एज द पायनियर ऑफ फील्ड बेस्ड सोशोलॉजी इन इंडिया, यानी कि जो क्षेत्रीय आधारित समाजशास्त्र है भारत में, उसके ये, उसके क्या ये अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन आधारित समाजशास्त्र के अग्रदूत थे ये। ठीक है, संस्कृताइजेशन एक्सप्लेन अपवर्ड मोबिलिटी विद इन कास्ट सिस्टम। संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन है यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में ही नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना ही हमारा संस्कृताइजेशन कहलाता है। जैसे ओबीसी में यादव बिरादरी ने, ठीक है, ब्राह्मण के जितने रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए अपने आप को डोमिनेंट क्लास कराए वो, ठीक है, डोमिनेंट कराए वो, तो वो हमारा अपवर्ड मोबिलिटी हुआ। और उसी धर्म, उसी जात में, जाति व्यवस्था में रह के अपने को ग्रोथ कर रहे हैं धर्म के अनुसार, तो आपका संस्कृताइजेशन कहलाएगा। जो संस्कृताइजेशन है वो डज नॉट डिस्ट्रॉय कास्ट हायरार्की, क्योंकि देखिए विद इन कास्ट सिस्टम ये है, तो जो कास्ट का वर्णाक्रम है ना, यानी कास्ट हायरार्की है, उसको खत्म नहीं करता, इट री इन्फोर्स इट, बल्कि उसको बल प्रदान करता है। अब क्या है कि ब्राह्मण सिर्फ अपना रिचुअल्स कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण समुदाय तक है, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए यादव भी वही सब धर्म की परंपरा शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कास्ट का सिस्टम है, धर्म का सिस्टम है, उसको तो प्रमोट कर रहे हैं ना, यस, तो उसको री कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृताइजेशन क्या है, इज अ ग्रुप प्रोसेस रादर देन एन इंडिविजुअल प्रोसेस। संस्कृताइजेशन है वो हमारा एक सामूहिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत प्रक्रिया। एक आदमी के चलते हमारा संस्कृताइजेशन नहीं होगा जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं करेगा। ठीक, ओके, यानी कि एक चीज समझ गए हैं आप, जो संस्कृताइजेशन है वो विद इन कास्ट सिस्टम होता है, ये कास्ट हायरार्की को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि उसको मजबूती प्रदान करता है। और ये ग्रुप प्रोसेस है, न कि इंडिविजुअल प्रोसेस है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, सोशल मोबिलिटी को आपने समझा है, उन्होंने बताया है कि सोशल मोबिलिटी जो है हमारा विद द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से होता है। तो संस्कृताइजेशन अभी आप समझ गए, वेस्टर्नाइजेशन आप देखेंगे तो जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज पर जो वेस्टर्न सभ्यता का प्रभाव ही वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न के, इंडिया के वेस्ट में जो हमारे इंग्लैंड है ना, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, उस, वही यदि इंडिया के भारतीय समाज पे उसका प्रभुत्व पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा वेस्टर्नाइजेशन कहलाएगा। और ये वेस्टर्नाइजेशन जो है वो डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आपका वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन जो है आपका, वो वेस्टर्नाइजेशन क्या करता है, वेस्टर्नाइजेशन सिंपल है कि वेस्टर्न के जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना। और मॉडर्नाइजेशन में क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि अपने को डेवलप करना। जैसे मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि मॉडर्नाइजेशन में जो संस्कृताइजेशन लोग कर रहे हैं वो भी मॉडर्न हो सकते होते हैं, और जो वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो भी मॉडर्न होते हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि अपने को अपग्रेड करना।
जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं 100 रुपए का और आप नोट निकाल के 100 रुपया उसको दे रहे हैं, ठीक है? तो आपका ट्रेडिशन है, कर रहे हैं आप। लेकिन यदि आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं आप, तो वो आप कहीं न कहीं मॉडर्न हो गए। आप मॉडर्नाइज़ेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? पहले किताब पे लिख के कॉपी पे लिख के पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको टैबलेट पे, लैपटॉप पे लिख के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि अपने को अपग्रेड किया हूँ, तो ये हमारा मॉडर्नाइज़ेशन हो गया, ठीक है? इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सब मॉडर्नाइज़ेशन हो गया। अपने को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, वो हमारा मॉडर्नाइज़ेशन हो गया। और वेस्टर्नाइज़ेशन यानी कि वेस्टर्न का जो कल्चर है, उसको अपनाना। और संस्कृताइज़ेशन का मतलब क्या है कि जो बड़ी जातियाँ हैं, उसको उन्हीं की तरह अपने को बनना, ठीक है? तो 3 कांसेप्ट है, 3 कांसेप्ट है, इसको समझाने का मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। एक है आपका संस्कृताइज़ेशन, संस्कृताइज़ेशन, ठीक है? ओके। यानी कि जो छोटी जाति है, छोटी जाति का मूवमेंट किधर? बड़ी जाति की तरफ। बड़ी जो जाति है, यानी कि लोअर कास्ट, लोअर जो कास्ट है, वो क्या बनना चाह रहा है? अपर कास्ट, अपर कास्ट। कैसे? जो उसके रिचुअल्स हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिस तरीके से अपर कास्ट करती है, उस तरीके से वो करता है, तो वो हमारा संस्कृताइजेशन हो गया। ठीक है? ओके। हमारा आ जाएगा वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न नेशन है, उनके कल्चर को फॉलो करना। यानी कि जो वेस्टर्न नेशन है, उनके कल्चर को फॉलो करना, फॉलो करना। जैसे इंग्लिश बोलना, है ना? सूट बूट पहनना, ठीक है? वैलेंटाइन डे मनाना, है ना? वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो हमारा क्या हो गया वो? ये हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्थडे मनाना, बर्थडे मना रहे हैं, वैलेंटाइन टाइन डे मना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो गया। लेकिन यहीं पे हमारा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को अपलिफ्ट करना, डेवलपमेंट करना, अपने को डेवलप करना, यानी टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि विकास की ओर, अपने को, अपने को विकास की ओर ले जाना, अपग्रेड करना। अब अपग्रेड कैसे होगा? ठीक है। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये देखेंगे कि जो वेस्टर्नाइजेशन को लोग प्रमोट कर रहे हैं या वेस्टर्नाइजेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी करेंगे अपने आप को। इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, ऑनलाइन प्रयोग करेंगे, ठीक है? अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी का, ये हो गया। मशीनरी को आप करेंगे चीज़ें। अब ये संस्कृताइजेशन यानी कि जो ओबीसी है अपने आप को अपर कास्ट बनाने की कोशिश कर रही है या डोमिनेंट कास्ट बनने की कोशिश कर रही है, वो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है? तो आपको अच्छे से मैं समझाया हूँ कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन क्या है, आप समझिएगा। ओके। जो डोमिनेंट कास्ट है इज नॉट नेसेसरली द हाईएस्ट रिचुअल कास्ट। एम एन श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है, कि जो डोमिनेंट कास्ट है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे जो धार्मिक प्रवृत्ति, उच्च धार्मिक प्रवृत्ति वाले हों। नहीं, जरूरी नहीं कि वो जो धर्म को सबसे अधिक मानते हैं वही हमारे डोमिनेंट कास्ट हो गए। नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो डोमिनेंट कास्ट है उनको 5 कैटेगरी में इन्होंने कहा। पहला कि जिसकी संख्या अधिक हो, दूसरा जिसके पास जमीन हो, इकोनॉमिक हो, तीसरा जिनके पास राजनीतिक सत्ता हो, चौथा जिनके पास एरिया डोमिनेंस हो, और पांचवा जिनके पास लोकल प्रेस्टीज हो, है ना? तो 5 कैटेगरी किया, उसमें हमारा हाईएस्ट रिचुअल कास्ट नहीं आता है, ठीक है? नॉट। ही इम्फेसाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया, फील्ड में जाके, रामपुरा विलेज में जाके इन्होंने स्टडी किया, और जो साउथ इंडिया के गांव में जो कास्ट सिस्टम है ना, उसको उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है, ठीक है? फिर उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया में रिचुअल्स क्या हैं गाँव में, फिर साउथ इंडिया गाँव में हमारा लैंड रिलेशन क्या है, फिर हमारे साउथ इंडिया के गाँव में हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस क्या है, इसको इन्होंने बताया है, समझाया है। और ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे, ये हमारे
ग्रंथों पे बात नहीं करते हैं। ही क्रिटिसाइज्ड इंडोलॉजिकल अप्रोच फॉर इग्नोरिंग लिविंग रियल। और ये देखेंगे जो हमारा इंडोलॉजिकल अप्रोच है, जो जीएस गुर्रे भी फोकस करते हैं, इंडोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं, जो हमारा एपिक रामायण या महाभारत है, ठीक है, इस पे फोकस नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। एम एन श्रीनिवासन विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये था इनका अब तक का कंसेप्ट, जिसको आपने आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और वन लाइनर नोट्स, ये भी आप इसको रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। अब आप चलिए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, उसको आइए देखते हैं। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, ठीक है, ये जो संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया है? ये 2012 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है, तो एम एन श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने। संस्कृताइजेशन रिफर्स टू, संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृतिकरण को क्या कहते हैं? ये हमारा यूजी नेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहते हैं? एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर नहीं, एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ये हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इमिटेशन ऑफ ट्राइबल कस्टम्स नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भाई जो घूरे साहब बोलते हैं कि ट्राइब से सेमी ट्राइब बनेंगे, सेमी ट्राइब से लोअर कास्ट बनेगा, लोअर कास्ट है अपर कास्ट, तो आप जो अपर के साइड हमारा जो मूवमेंट होगा ना, उसका होता है इमिटेट, उसका कॉपी करने की बात होती है, ना कि ट्राइबल का। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा? इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिसेस बाय लोअर कास्ट, ये हमारा संस्कृताइजेशन है। अच्छे से समझ गए आप। जैसे ओबीसी यादव जो है, वो ब्राह्मणवाद का जो कंसेप्ट है इन्होंने अपने शुरू किया। ओके, संस्कृतिकरण का अर्थ है निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाना। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ संस्कृताइजेशन। अब 2020 में यूसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृताइजेशन का फीचर क्या नहीं है। देखिए, ग्रुप प्रोसेस बिल्कुल है, ग्रुप प्रोसेस, क्योंकि जो संस्कृताइजेशन है ये हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये ग्रुप प्रोसेस है। स्लो मोबिलिटी, ठीक है, इस संस्कृताइजेशन जो है स्लो मोबिलिटी है। क्यों? एम एन श्रीनिवास बोलते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी, सोशल जो मोबिलिटी है वो क्या है? वो स्लो है, स्लो है और कलेक्टिव है, कलेक्टिव है। ठीक है, ठीक है। और ये किसके थ्रू? ये जो हमारा थ्रू है, ये हमारा संस्कृताइजेशन, सोशल मोबिलिटी की बात हो रही है, तो हमारा संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल टिकल पार्टिसिपेंट से हमारा ये बढ़ता है। तो जो संस्कृताइजेशन है, एक तो हमारा स्लो, स्लो भी हो गया, ठीक है, कलेक्टिव भी हो गया, यानी कि दोनों हो गया। रीइंफोर्स कास्ट सिस्टम, जो हमारा संस्कृताइजेशन है, ठीक है, वो क्या करता है? रीइंफोर्स कास्ट सिस्टम, जैसा कि आपको बताया मैं कि यदि ओबीसी है, यदि ब्राह्मण जो हैं उनके नियम को फॉलो करना, कॉपी करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवाद को प्रमोट कर रहा है, धर्म को प्रमोट कर रहा है। तो ब्राह्मणवाद में धर्म, ब्राह्मणवाद में क्या है कि कास्टिज्म है, कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम को रीइंफोर्स करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लीड्स टू कास्ट एनिहिलेशन, क्या संस्कृताइजेशन आने से हमारी जो कास्ट, जो जाति है, जात का उन्मूलन हो पाएगा? नहीं होगा। आप यदि संस्कृताइजेशन करेंगे, संस्कृतिकरण करेंगे, तो कास्ट एनिहिलेशन, कास्ट का उन्मूलन, विनाश नहीं होगा। तो ये हमारा नहीं है, नॉट पूछा है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन करने से आपको पूरा कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। ओके, यानी कि जो संस्कृतिकरण है वो क्या है? संस्कृतिकरण जो है वो हमारा स्लो है ना, और ग्रुप में होता है, और वो हमारा ग्रुप में होगा। और इसमें क्या होता है कि जो जाति सिस्टम है वो हमारी और मजबूत होती है, ना कि कमजोर होती है। और ओबीसी समुदाय, खासकर यादव, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, जो आपके दिमाग में बैठ जाए। यानी कि यादव ने जनेऊ पहनना शुरू किया, ठीक है, ब्राह्मणवाद का पूजा पाठ करना शुरू किया, तो वो धर्म को प्रमोट किए, कास्टिज्म को प्रमोट किए अपने आप को। लेकिन वहीं पे जो वेस्टर्नाइजेशन में देखेंगे, जो दलित है, वो हमारा संस्कृताइजेशन की तरफ नहीं गए, वो अपने आप को ऊंची जाति बनाने का कोशिश नहीं किए, बल्कि उन्होंने धर्म का विरोध किया। और वो उन्होंने क्या किया? जात का विरोध किया, धर्म का विरोध किया, और वो वेस्टर्नाइजेशन के साइड गए और पढ़ाई लिखाई पे फोकस किए, ठीक है, और साइंटिफिक तौर तरीके पे रहना शुरू किए। और आज दो, यानी कि चमार और ये यादव,
दो ग्रुप ऐसा है कि अलग अलग तरीके से विकास करने का कोशिश किए, लेकिन जहाँ पे देखेंगे कि यादव सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करके जात और धर्म को प्रमोट करते हैं, वहीं पे जो दलित हैं वो वेस्टर्नाइजेशन का प्रयोग करके जात और धर्म का विरोध करते हैं। ठीक है, इस तरह आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो जब आप कंसेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा तो कभी भी इनके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, मेरा मोटो बस ये है कि आपके दिमाग में उसको फिक्स करना, कि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो डोमिनेंट जो कास्ट है, कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, किस पे बल देता है? तो जो डोमिनेंट कास्ट है वो रिचुअल प्योरिटी ओनली, ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटी, ठीक है, ओनली, या एजुकेशनल अचीवमेंट। तो देखिए, जो हमारा डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, तो उनका क्या रहता है कि 5 पॉइंट है, 5 पैरामीटर है। ठीक है, 5 पैरामीटर यानी कि नेपाल से आप याद कीजिएगा। एक हमारा न्यूमेरिकल यानी कि संख्या में, दूसरा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, ठीक है, तीसरा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, ठीक है, और हमारा ये से ये हमारा हो जाएगा एरिया डोमिनेंस, और ये लोकल प्रेस्टीज। तो यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये दोनों आ रहा है, ये बस ओनली आ रहा है, तो ये तो पहले नहीं होगा। ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटी, देखिए ये डोमिनेंट कास्ट में रिलीजियस अथॉरिटी के कंसेप्ट में इन्होंने एम एन श्रीनिवासन ने जो 5 दिए उसमें रिलीजियस अथॉरिटी का मेंशन ही नहीं है, तो पहले ही कट जाएगा। एजुकेशनल अचीवमेंट की बात होगी, तो जो हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट है, एजुकेशनल अचीवमेंट की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात करते हैं। तो जहाँ पे आए तो चुपचाप अपने नेपाल को याद कर लीजिएगा और वहां से क्वेश्चन सही कीजिएगा। ठीक है, जो नेपाल में आ जाएगा, मतलब ट्रिक है ये, यानी कि न्यूमेरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, और फिर हमारा ये एरिया डोमिनेंस और लोकल प्रेस्टीज। तो इसमें जो आएगा सीधे लिखिए, आप उस तरफ नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जैसे आएगा टोटल नेपाल लिखिएगा तुरंत, और जो जो मैच करेगा उसको मैच करा दीजिएगा। ठीक है, जो नहीं मैच करेगा उसको बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। प्रधान जाति की अवधारणा किस पर जोर देती है? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पे। ठीक है, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डोमिनेंट कास्ट? जो हमारा प्रभुत्वशाली जाति होती है उसके लिए इनमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिचुअल स्टेटस, ठीक है, ये हमारे डोमिनेंट कास्ट। तो फिर हम क्या करेंगे आप? ठीक है, 5 पॉइंट्स किसका? नेपाल, याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। तो इसमें क्या है? एन से न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही। रिचुअल इसमें है, कहीं आर नहीं है, खत्म। लिटरेसी है, ठीक है, लिटरेसी की बात नहीं हो रही है। अकबर, अरे अर्बन बैकवर्डनेस की बात नहीं हो रही, बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये हो रहा है। ठीक है, okay। संख्यात्मक बहुलता की बात हो रही है। अब देखिए, आपको ये समझ में आएगा वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। वेस्टर्नाइजेशन है जिसको ना दलित ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, धर्म का विरोध किए, और धर्म का विरोध करते हुए ये अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। बस दिमाग में आना चाहिए वो चीज़ें। ये हमारे यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नेट में भी पूछा गया था। तो जो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म, बिल्कुल नहीं, है ना, कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद को प्राधान्य, पूंजीवाद एक अपने आप में कंसेप्ट है, वो कंपनी लेके आएगी। आप इंडिविजुअल कॉपी नहीं करेगा, ये ग्रुप भी तुरंत कॉपी नहीं करेगी, कंपनी आएगी, उसमें लोग काम करेंगे। तो कैपिटलिज्म बिल्कुल नहीं। संस्कृत लर्निंग नहीं भाई, संस्कृत तो इंडिया की है, ईस्टर्न का है, तो वेस्टर्न से क्या लेना देना है इसको। रूरल डेवलपमेंट नहीं भाई, रूरल डेवलपमेंट हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं, गांधी जी भी इसी की बात करते हैं, ग्रामीण स्वराज के बारे में बात करते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है? वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखेंगे कि विच विलेज स्टडी इज एसोसिएटेड विद एम एन श्रीनिवास? कौन सा गांव जो है एम एन श्रीनिवास से संबंधित है? ठीक है, तंजौर, यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया। तंजौर बिल्कुल नहीं। रामपुरा, जानते हैं आप, है ना, ये मोहना से किसी का नाम नहीं सुना है आपने, तो रामपुरा सुने हैं। ठीक है, रामपुरा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द श्रीनिवास, इंडियन विलेज, जो हमारा इंडियन विलेज है, ठीक है, भारतीय ग्राम जो है, गांव है, वो क्या है? वो हमें आइसोलेटेड यूनिट, आइसोलेटेड यूनिट की बात ही नहीं करते हैं। जीएस घूरे साहब आइसोलेशन, जीएस घूरे साहब भी आइसोलेशन की बात नहीं करते हैं। जैसे ट्राइब्स को लेके, ट्राइब्स को भी कहते हैं कि नहीं, आइसोलेटेड नहीं है, वो भी उसी में है। ओके, वो भी हमारे बैकवर्ड हिंदू है। तो आइसोलेटेड यूनिट का कंसेप्ट दिया ही नहीं इन्होंने, श्रीनिवासन ने। इकोनॉमिकली सेल्फ सुफिशियंट, ठीक, ये हमारा माइक्रोकोस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये यानी कि भारतीय समाज का जो सूक्ष्म, जो छोटा सा लघु इकाई जो है वो हमारा गांव है। तो ये होगा। ठीक है, भारतीय समाज की लघु इकाई। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है,
विच मेथड वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाई एम एन श्रीनिवासन, यानी कि एम एस श्रीनिवास के द्वारा कौन सा तरीका को सपोर्ट किया गया है ना। सर्वे मेथड, ठीक है, कंपेरेटिव मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, और हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, ये कहते हैं कि हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये गांव गाँव गए, है ना, जो कुड़वा जो समुदाय है, कुड़वा जो लोग हैं उनसे मिले हैं, है ना, और रिलीजन है सोसाइटी अमंग द कुर्गस जो आप साउथ इंडिया है उसको देखे हैं। कर्नाटका में रामपुरा गांव है, वहाँ जाके स्टडी वो किए हैं, यानी कि वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो हमारा मैलिनोस्की नहीं किया। ओके, ठीक है। देखिए, ये है नेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एन श्रीनिवास क्रिटिसाइज, एम एन श्रीनिवास ने आलोचना किया किसका, मार्क्सिस्ट अप्रोच का। ये मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद जो है, ठीक है, कि सोसाइटी की क्या फंक्शन है ना। जैसे मेलिनोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी का फंक्शन क्या है, सोसाइटी मेलिनोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी का फंक्शन जो है वो इंडिविजुअल बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। पॉजिटिविज्म, अगस्ट कॉम्ट का जो पॉजिटिविज्म, जो फादर ऑफ सोशोलॉजी है अगस्ट कॉम्ट, उनका जो कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म, जो तीन थ्री स्टेज देते हैं, एक तो होता है हमारा थियोलॉजिकल, एक मेटाफिजिकल और एक हमारा पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक, है ना, तो वो तो हमारे अगस्ट कॉम्ट, है ना। तो ये देखिए, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये मार्क्स हो जाएंगे, फंक्शनिज्म हमारे मनोस्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट, अगस्ट कॉम्टे, है ना। और ये इंडोलॉजिकल जो अप्रोच है ना, जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है, बुक व्यू जो है, इसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, गुड। अब देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन जो अथॉरिटी है, जो सिस्टम है, जो कमीशन है ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हाईलाइट, क्या करने के लिए, रिचुअल हायरार्की ऑफ कास्ट, नहीं, जो डोमिनेंट कास्ट की बात होती है वो रिचुअल हायरार्की की बात नहीं करता है। रिलीजियस सुपीरियोरिटी, ये धार्मिक की बात नहीं करता है। लोकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, इसकी बात करता है। ऑक्यूपेशन नहीं। जो हमारा डोमिनेंट क्लास आएगा तो आप चुपचाप नेपाल याद कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, इसमें इकोनॉमिक, इससे हमारा इकोनॉमिक, ठीक है, लोकल पॉलिटिकल, इससे हमारा पॉलिटिकल, तो दो चीजें आ गई हैं, तो क्लिक कीजिएगा। रिलीजियस आर कहीं है नहीं है, खत्म, रिचुअल हायरार्की खत्म, ठीक है, ऐसे। अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन इज क्या है, ये जो संस्कृताइजेशन है ये हमारा स्लो यानी ग्रेजुअल एंड कलेक्टिव प्रोसेस है, लो, स्लो और हमारे सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक है। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संस्कृताइजेशन इज करेक्ट, क्या है, इट स्ट्रेंथन द कास्ट हायरार्की, बिल्कुल, जैसा कि आपको पहले बताया हूं मैं कि जो कास्ट हायरार्की है वह जातीय वर्णानुक्रम है, उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग अ डोमिनेंट कास्ट, ठीक है, तो अब फिर डोमिनेंट कास्ट आ गया तो फिर आप नेपाल लगा दीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, तुम्हारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। द विलेज स्टडी बाय एम एन श्रीनिवासन, फिर हमारा कर्नाटका का विलेज था, है ना, रामपुरा, रामपुरा विलेज, ठीक, okay. रामपुरा विलेज स्टडी इज एसोसिएटेड विद एम एन श्रीनिवास, बिल्कुल। अच्छा हाँ, देखिए, एम एन श्रीनिवास और ए आर देसाई, ए आर देसाई और श्रीनिवास, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के गुरु जो हैं वो हमारा जीएस घुरे साहब हैं, ठीक है, इन दोनों के। चलिए, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, इंडियन विलेज आर, जो इंडियन विलेज है, भारतीय ग्रामीण है, वो क्या है, ये हमारा लिंक्ड विद वाइडर रीजनल एंड नेशनल सोसाइटी, ठीक है। ये कंप्लीटली आइसोलेटेड, बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिकली ऑटोनोमस, बिल्कुल नहीं, गांधी जी चाहते थे बट नहीं हुआ। पॉलिटिकल इनसिग्निफिकेंट, अरे भैया पॉलिटिकल भी महत्व है, ठीक है, यानी कि लिंक्ड विद वाइडर रीजनल एंड, विच मेथड डिड श्रीनिवास स्ट्रांगली एडवोकेट, कौन सा मेथड जो है श्रीनिवास ने प्रमोट किया है, ठीक है, उसका पक्ष लिए हैं, तो वो हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक। वेस्टर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू द श्रीनिवास रिफर टू इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बुक ऑफ एम एन श्रीनिवास इज मोस्ट फ्रेक्वेंटली साइटेड इन यूपीएससी, ये तो वो हमारा है कास्ट इन ये, यानी कि यूपीएससी द्वारा जो है
कौन सा ज़्यादा ये अपने से कहीं में, तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये सबसे अधिक पूछता है। और जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में हमारा क्या है, संस्क्राइटाइजेशन। ठीक है ये, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा, एमसीक्यू। एमसीक्यू मैं कराया हूँ आपको, एमसीक्यू आप देख लिए हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशनल जो कमीशन है उसके द्वारा, उसके बाद यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैं कराया हूँ और आप उसको सॉल्व किए हैं। वन लाइनर नोट्स जो आपको दिया हूँ मैं, है ना, उसको भी आपने देखा। इसके बाद जो बुक्स इनके हैं, इस बुक में कौन कौन सा वेस्टर्नाइजेशन कंसेप्ट किस बुक में है ना, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी में संस्क्राइटाइजेशन किस बुक में है, वो संस्क्राइटाइजेशन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में है, और रामपुरा जो विलेज है उसका कंसेप्ट उसका किस बुक में मेंशन है, तो द रिमेम्बर्ड विलेज, ये सब आपको मैंने बताया है। इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है ग्रंथ पे आधारित, उसको भी बताया आपको मैं। सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म से क्या है, ये बोलते हैं कि सेकुलरिज्म जो है उससे धर्म का महत्व हमारा कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। सोशल मोबिलिटी क्या है, सोशल मोबिलिटी के बारे में बताया हूँ कि ये हमारा स्लो होता है और सामूहिक होता है, और ये संस्क्रेटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमारा होता है ये सोशल मोबिलिटी। और संस्क्रेटाइजेशन क्या है उसके बारे में बताया हूँ आपको। वेस्टर्नाइजेशन क्या है, जैसे ही संस्क्रेटाइजेशन के बारे में आए तो सीधे याद कीजिए हमारा क्या, ओबीसी, यादव, और जैसे ही वेस्टर्नाइजेशन का याद कंसेप्ट आए, दलित को याद कर लीजिएगा, तो वहाँ से याद करके आप क्वेश्चन को सही करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इनका विलेज स्टडीज जो है, ठीक है, उसको भी देखा है आपने। जो डोमिनेंट कास्ट है, जहाँ भी डोमिनेंट कास्ट आए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल नेपाल को याद करना है। डोमिनेंट कास्ट में नेपाल यानी कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, या हमारा ई से इकोनॉमिकल पावर, ई से पॉलिटिकल पावर, ए से हमारा हो जाएगा एरिया डोमिनेंस, और एल से हमारा लोकल प्रेस्टीज। ये बस इसको मैच कीजिएगा, खत्म। हमारा वेस्टर्नाइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको कॉपी करना, इंटीमेट करना, तो वो हमारा वेस्टर्नाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। संस्क्रेटाइजेशन क्या है, यानी कि छोटी जाति जो है बड़ी जाति बनने की कोशिश करने के लिए करती है, और बड़ी जातियों का जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको फॉलो करने का कोशिश करती है, जनेऊ पहनने की कोशिश करती है, तो उससे हमारा क्या होता है, संस्क्रेटाइजेशन होता है। और संस्क्रेटाइजेशन क्या करता है कि वो कास्ट का जो कास्ट सिस्टम है धार्मिक जो है उसको वो बढ़ावा देता है, उसको वो कमजोर नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके लाइफ के बारे में कि इन्होंने क्या किया, है ना। इन्होंने भारतीय समाज में, है ना, भारतीय समाज की जो जाति है, जो गांव है, जो जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक गतिशीलता है जो है, उस पे इन्होंने मेन फोकस किया, स्टडी किया। और इन्होंने इनसे पहले के जो सोशियोलॉजिस्ट जैसे जीएस घुरे साहब हुए इनके गुरु, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत के टेक्स्ट हुए जो हमारे काव्य एपिक काव्य हो गए, महाकाव्य जैसे महाभारत, रामायण, गीता, इस पे इन्होंने सोसाइटी इसी के बेसिस पे इंडियन सोसाइटी को समझने और समझाने का कोशिश किया है। लेकिन ये उसको पूरा ना करते हैं और कहते हैं कि वो गलत है, आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, है ना। और ये क्या है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें एम एन श्रीनिवासन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।